हाँ बेटा, व्यतिकरण। अभी अपन ने क्या पढ़ लिया था लास्ट टाइम पे? अपन ने पढ़ लिया था क्या कि हॉइगनबर्ग सिद्धांत क्या है, तरंग देरी क्या होती है, तरंगाग्र क्या होता है ना, बिंदु स्रोत के तरंगाग्र कैसे होते हैं, रेखी के कैसे होते हैं, अनंत पर रखे स्रोत के कैसे होते हैं। तो ये सारी बातें पढ़ी, कलांतर पदांतर में संबंध पढ़ा, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं व्यतिकरण। व्यतिकरण क्या होता है बेटा? तो एक या एक से अधिक, एक या मतलब दो या दो से अधिक तरंगें अध्यारोपित होगी। जैसे किसी बिंदु पर दो या दो से अधिक तरंगें अध्यारोपित हो गई, तो जब वो अध्यारोपित होगी तो पहले जो ऊर्जाएं मिल रही थी वहां, या पहले जो प्रकाश मिल रहा था, उससे वितरण बदल जाएगा। तो पहले जो ऊर्जा वितरण था उससे ऊर्जा वितरण बदल जाएगा। तो एक माध्यम में दो या दो से अधिक तरंगे, इधर देख क्या लिखा है व्यतिकरण में, माध्यम में दो या दो से अधिक तरंगों के अध्यारोपित होने पर दोनों तरंगे आगे मिली तो कहीं पर तो दोनों देख, जैसे मैंने याद है बताया था तेरे को, दोनों को लेमडा लेमडा दूरी पर छोड़ू तो दोनों एक दूसरे का साथ देगी। तो इस बिंदु पे दोनों ने एक दूसरे का साथ दे दिया, लेकिन उस बिंदु पे बात करो तो ये तरंग जल्दी पहुंच जाएगी, ये लेट पहुंचेगी। तो हो सकता है इसका एक चक्कर हो जाए और फिर ये पहुंचे तो फिर साथ दे दिया, या आधा चक्कर हो जाए और फिर पहुंचे तो एक दूसरे को काट दिया। सब सिखा चुका हूं। तो बोल दूं ऊर्जा कहीं पर अधिकतम हो जाएगी, कहीं पर न्यूनतम। तो दो तरंगें जब अध्यारोपित होगी तो कहीं ऊर्जा बढ़ जाती है, कहीं घट जाती है, कहीं का है ना, तो ऊर्जा का असमान रूप से पुनर्वितरण हो जाता है। तो दो या दो से अधिक तरंगों के अध्यारोपित होने पर ऊर्जा का असमान रूप से पुनर्वितरण की प्रक्रिया को व्यतिकरण कहते हैं। असमान ऊर्जा का पुनर्वितरण हो जाता है, ऊर्जा पुनर्वितरित हो जाती है और असमान, कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम। जिन बिंदुओं पर ऊर्जा अधिकतम होती है उन्हें, है ना, जिन बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होती है उन्हें संपोषी व्यतिकरण वाले बिंदु, और जहां पर तीव्रता न्यूनतम होती है उन्हें विनाशी व्यतिकरण वाले बिंदु कहते हैं। तो कहीं ऊर्जा ज्यादा हो जाती, कहीं कम। अच्छा, व्यतिकरण प्रारूप में प्राप्त तीव्रता है। व्यतिकरण जैसे यहां मिल गई, कहीं ज्यादा कहीं कम कहीं कितनी, तो व्यतिकरण प्रारूप में प्राप्त तीव्रता है जब समय के साथ नियत रहे। ध्यान रखना, बदलनी नहीं चाहिए। जैसे यहां पर अधिकतम है तो यहां अधिकतम ही रहे, यहां जीरो है तो यहां जीरो ही रहे, समय के साथ नहीं बदले। क्यों नहीं, कभी अधिकतम कभी न्यूनतम, कभी नहीं, अधिकतम तो अधिकतम, न्यूनतम तो न्यूनतम, बीच की तो बीच की, जो भी है। तो परिवर्तित, समय के साथ परिवर्तित ना हो तो इसको बोलते हैं स्थायी व्यतिकरण प्रारूप। क्या बोलते हैं इसको? स्थायी व्यतिकरण प्रारूप। अब स्थायी व्यतिकरण प्रारूप कब प्राप्त होगा, कब ऐसा होगा? तो मैं बोल दूं, अगर दोनों तरंगे एक दूसरे का साथ दे रही है तो समय के साथ साथ ही देती रहे। और ऐसा होता है कला संबंध स्रोत में। किसमें होता है? कला संबंध स्रोत। पहले समझते कला संबंध स्रोत होते क्या है। तो पहले बता, व्यतिकरण समझ में आया? दो या दो से अधिक तरंगों का किसी क्षेत्र में अध्यारोपित होकर ऊर्जा का पुनर्वितरण होने की प्रक्रिया, ऊर्जा के पुनर्वितरण होने की प्रक्रिया को व्यतिकरण कहते हैं। अच्छा, कला संबंध स्रोत क्या हो गया? दो स्रोत के मध्य कलांतर यदि समय के साथ अपरिवर्तित रहे, दो स्रोतों के मध्य कलांतर यदि समय के साथ अपरिवर्तित रहे तो उन्हें कला संबंध स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? कला संबंध स्रोत कहते हैं। यानी कि समय के साथ कलांतर न बदले, ये कला संबंध स्रोत हो गए। क्या हो गया ये? कला संबंध स्रोत। क्या हो गई? कला संबंध स्रोत। अब कला संबंध स्रोत के लिए क्या है? दोनों स्रोत से उत्पन्न तरंगों की आवृत्ति समान होनी चाहिए। कला संबंध स्रोत के लिए क्या जरूरी है? तो दो स्रोत कला संबंध तब होंगे जब इनसे उत्पन्न तरंगों की आवृत्ति समान हो। सर ऐसा क्यों? अभी समझाऊंगा मैं। स्रोतों की आवृत्ति समान हो, वह स्रोतों से उत्पन्न तरंगों में प्रारंभिक कलांतर नियत होना चाहिए। दोनों बातें समझाता हूं, सुनना बहुत ध्यान से, समझना बेटा। कला संबंध स्रोत, जैसे ये बिंदु है, इधर सुनना ध्यान से, ये बिंदु है यहाँ पे, दोनों से मैं, इस बिंदु से मैं दो तरंगे 10-10 मीटर दूरी पर उत्पन्न कर रहा हूं। दो अलग अलग स्रोत है 10-10 मीटर दूरी पे। क्या मैं बोल दूं दोनों दूरियां बराबर है? हाँ सर। क्या मैं बोल दूं दोनों तरंग साथ पहुंचेगी? यस सर। दोनों तरंगों का एक साथ पहुंचेगी अगर तरंग संचरण वेग समान है तो दोनों तरंगों का वेग अगर समान है तो दोनों साथ पहुंचेगी। दोनों साथ पहुंच गई, मैं बोल दूं दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया, मान लो दोनों ने ऊपर उठाना चालू करा, तो मैं बोल दूं ये भी कहेगी ऊपर उठ, ये भी कहेगी ऊपर उठ, तो दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया, तो मैं बोल दूं आयाम जुड़ेंगे, संपोषी व्यतिकरण होगा? बिल्कुल होगा। लेकिन अगर दोनों का ओमेगा अलग अलग हो गया, यदि दोनों का ओमेगा असमान हो गया, समान नहीं हुआ, असमान, ओमेगा असमान का मतलब मैं बोल दूं आवृत्ति असमान, आवृत्ति असमान का मतलब मैं बोल दूं आवर्तकाल असमान। अगर दोनों तरंगों का आवर्तकाल असमान हो गया तो मैं बोल दूं कि इसका आवर्तकाल 2 सेकंड और इसका 1 सेकंड, इसका 2 सेकंड और इसका 1 सेकंड, तो क्या मैं बोल दूं ये जब एक चक्कर पूरा कराएगा या चल छोड़, ये जब आधा चक्कर कराएगा 1 सेकंड में तो बोल दूं इसका 1 चक्कर पूरा हो जाएगा। इस 1 सेकंड वाले का जब 1 चक्कर होगा तो 2 सेकंड वाले का आधा चक्कर होगा, तो बोल दूं दोनों साथ मिली थी लेकिन ये फास्ट थी, तो ये देख ये फास्ट थी, ये वाली तरंग फास्ट थी, देख
ये तो इसका एक चक्कर हुआ गया, तब इसका आधा ही हुआ। तो बोल दो दोनों ने एक दूसरे को काटना चालू कर दिया, पहले दोनों जुड़ गई, फिर एक सेकंड बाद दोनों काटने लग गई एक दूसरे को। तो पहले संपोषी था, फिर विनाशी हो गया। तो पहले दोनों की आवृत्ति समान, आवृत्ति असमान होने से कभी संपोषी कभी विनाशी, कभी संपोषी। वापिस देख 2 चक्कर हो जाएंगे इसके, तब इसका 1 चक्कर पूरा हो जाएगा, तो फिर 7 हो गए। फिर इसके 3 चक्कर हो जाएंगे तो इसका 2.5 चक्कर, समझ गए? तो 7 विरोध में, 7 विरोध में। तो कभी समान कला में, कभी विपरीत कला में, तो कभी संपोषी कभी विनाशी। तो क्या मैं बोल दूं तरंगों की आवृत्ति अगर अलग अलग हुई तो यहां पर कभी उच्चतम तीव्रता कभी न्यूनतम, उच्चतम न्यूनतम, उच्चतम न्यूनतम, तो बोल दो कभी तीव्रता बढ़ेगी कभी घटेगी, कभी बढ़ेगी कभी घटेगी। तो तीव्रता लगातार बदलती रहेगी, क्योंकि आवृत्ति असमान होने से कभी साथ कभी विरोध में, कभी साथ कभी विरोध में। तो दोनों स्रोत से उत्पन्न तरंगों की आवृत्ति समान होनी जरूरी है, ताकि दोनों के चक्कर साथ चले। अगर दोनों साथ मिली है तो जिंदगी भर साथ रहे, और दोनों एक दूसरे को काट रही है तो जिंदगी भर काटती रहे। तो मैं बोल दूं दोनों स्रोत की आवृत्तियां समान होनी चाहिए। स्रोत से उत्पन्न तरंगों में प्रारंभिक कलांतर नियत होना चाहिए। ये देख, स्रोत से उत्पन्न तरंगों में, अब सुनना, जैसे मान लो मैंने आवृत्तियां समान ले ली दोनों की, दोनों स्रोत की, तो 7 हो गई तो 7 ही रहेगी। पर क्या तुम ये बोल सकते हो 10-10 मीटर से 2 तरंगे छोड़ी तो दोनों में संपोषी व्यतिकरण होगा? क्या इसकी गारंटी दे सकते हो आप? और जिंदगी भर संपोषी रहेगा? हाँ सर, आवृत्ति समान नहीं। अगर आवृत्ति समान भी है, आवृत्ति समान भी है, दोनों साथ रहती है, जिंदगी भर साथ रहती है, तो भी प्रारंभिक कला की क्या गारंटी? क्या पता ये तरंग ऊपर उठती भी उत्पन्न हुई हो और ये भी ऊपर उठती भी उत्पन्न हुई हो। तो मैं बोल दूं प्रारंभ में समान है और आवृत्ति समान है, तो यहां पे दोनों 0 पे मिली तो जिंदगी भर 0 पे रहेगी, है ना? अब देख, ये अगर मान लो 0 से यूं उठी और ये अधिकतम से उठी, ये अधिकतम से, तो क्या मैं बोल दूं कि पहले दोनों 0, पहली तरंगें दोनों से 0 से उत्पन्न हुई आई थी, अब इससे दूसरी तरंग 0 से उत्पन्न हुई और ये अधिकतम से उत्पन्न हुई। तो क्या मैं बोल दूं यहां पे जब मिलेगी तो ये अधिकतम से, तो ये जब ऊपर उठ रही होगी तो ये अधिकतम से नीचे जा रही होगी। अरे बोलो, क्योंकि पथ बराबर है, तो दोनों की संपूर्ण, दोनों ने 10-10 तरंगें कंप्लीट करी, तो एक 0 से ऊंची उठ रही होगी, एक ऊपर से नीचे आ रही होगी। तो मैं बोल दूं पहले दोनों साथ मिली थी 0, अभी भी आवृत्ति समान है, लेकिन एक नीचे जा रही है, एक ऊपर आ रही है, एक अधिकतम से नीचे जा रही है, कि तो कलांतर π/2 आ गया, क्योंकि प्रारंभिक कला बदल गई। पहले शुरू की दोनों की पहली तरंगें यूं उत्पन्न हुई थी ऊपर उठती हुई, दूसरी तरंग ये तो यूं उत्पन्न हुई और ये यूं हुई। तो मैं बोल दूं अगर 2 स्रोत स्वतंत्र है तो वो कभी इस बात की गारंटी नहीं देंगे कि हम अपनी तरंगें कैसे उत्पन्न कर रहे हैं। एक ही, मतलब प्रारंभिक कला बदलती रहेगी। प्रारंभ में पहले 0 थी कलांतर, बाद में π/2 आ गया। तो मैं बोल दूं प्रारंभिक कलांतर नियत होना चाहिए। प्रारंभिक कलांतर सेम नियत होने की गारंटी दो मेरे को, और प्रारंभिक कलांतर नियत होने की गारंटी स्वतंत्र स्रोत कभी नहीं देते। तो 2 स्वतंत्र स्रोत कभी कला संबद्ध नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि 2 स्वतंत्र स्रोत के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन जब उच्च ऊर्जा तलों से निम्न में गिर के तरंग निकलेगी, वो तरंग कैसी होगी, उसकी प्रारंभिक कला क्या होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होगी। समझ गए? तो दोनों से प्रारंभिक कलाएं लगातार बदलती रहेगी, तो उनका कलांतर बदलता रहेगा। तो मैं बोल दूं प्रारंभिक कलांतर स्वतंत्र स्रोतों का कभी भी नियत नहीं हो सकता। तो कला संबंध स्रोत तभी प्राप्त होंगे जब 1 के 2 बनाऊं। देखो, एक ही प्रकाश स्रोत से 2 उत्पन्न किए जाए, कला संबंध स्रोत एक ही, सदैव एक ही प्रकाश स्रोत से उत्पन्न होंगे। तो अब हमारे को कला संबंध स्रोत चाहिए तो कलांतर समय के साथ नियत रहना चाहिए। कलांतर समय के साथ नियत रहना चाहिए। उसके 2 बातें, एक तो आवृत्तियां समान हो दोनों स्रोत की, ताकि कभी खुशी तो खुशी, गम तो गम। अतः जहां पे तीव्रता अधिकतम हो वहां जिंदगी भर अधिकतम रहे, जहां न्यूनतम है जिंदगी भर न्यूनतम रहे, समय के साथ बदले ना। तो ध्यान रखना, तो दोनों स्रोत से उत्पन्न आवृत्ति समान होनी चाहिए। और दूसरा, स्रोत से उत्पन्न तरंगों में प्रारंभिक कलांतर नियत होना चाहिए। प्रारंभिक कलांतर नियत होना चाहिए। प्रारंभिक कलांतर नियत होना चाहिए। ठीक है, चलो, तो कला संबंध स्रोत हो गए। 2 स्वतंत्र स्रोत कभी कला संबंध नहीं हो सकते, बता दिया मैंने। अब 1 के 2, अब 1 के 2 बनाने की विधियां, सुनो। तो अब मेरे को 1 के 2 बनाने, अभी मैं व्यतिकरण के बारे में और बात करूंगा। 1 के 2 स्रोत बनाने की विधियां यही लिख देता हूं, है ना, कला संबंध स्रोत बनाने की विधियां, है ना, कला संबंध स्रोत, कला संबंध स्रोत बनाने के तरीके, देखो, एक तो यंग वाला, यंग द्विस्लिट, डबल स्लिट, है ना। तो एक तो देखो यही बता रहा हूं, ये 1 के 2 बनाने के क्या होता है, 2 होल कर दो, 2 पिन होल कर दो, यहां स्रोत रखो, 2 पिन होल कर दो, तो ये बन गया 1 के 2।
ये YDAC प्रयोग है ना, ये 1 के 2 बन गए, ठीक है क्या? ये YDAC पहला। दूसरा 1 के 2 बनाने के और तरीके देख, है ना। एक होता है लोयर्ड मिरर, ये YDAC है ना। दो स्लिट बना दी एक पर्दे पे, एक लोयर्ड दर्पण। सर ये क्या होता है लोयर्ड दर्पण? बताता हूँ। यहाँ जैसे समतल दर्पण रख दिया और ये स्क्रीन रख दी, ये स्रोत रख दिया, ये है ना। तो ये स्रोत से जाएगी ये प्रकाश, एक तो परावर्तित प्रकाश होगा और एक डायरेक्ट होगा। तो डायरेक्ट प्रकाश तो यहाँ से आता हुआ लगेगा और परावर्तित प्रकाश यहाँ से आता हुआ लगेगा क्या पीछे से? तो मैं बोल दूं एक तरीके से, अगर इनमें पथांतर, तो मैं बोल दूं एक डायरेक्ट आया प्रकाश और एक टकरा के जो आया उसको पीछे से आता, मान लो तो SS देश, तो ये SS देश, ये तो ये 1 के 2 बन गए। ये तो दर्पण से, ये लोयर्ड दर्पण, ये ठीक है। तीसरा ये लोयर्ड दर्पण, तीसरा हो जाएगा बेटा फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म, फ्रेनेल द्विप्रिज्म, फ्रेनेल द्विप्रिज्म, ठीक है। फ्रेनेल द्विप्रिज्म। अब देखो फ्रेनेल द्विप्रिज्म में ये सब अपन पढ़ेंगे बेटा डिटेल में, अभी तो मैं सिर्फ विधियां बता रहा हूं 1 के 2 बनाने की। हम कह रहे हैं ना जैसे 2 स्वतंत्र स्रोत नहीं लेने 1 के 2, तो अब देखो इसमें जितनी भी किरणें गिरेगी ये, ठीक है, ये तो ये ऊपर वाली किरणें सब यहां से आती हुई लगेगी आपको। ये ऊपर वाली किरणें सब यहां से S1 से, ये देखो ना, ये किरणें ये सब पीछे से, और ये नीचे जो ये गिरी है ये सब यहां से आती हुई लगेगी। ये तो ये 1 के 2, इस स्रोत के 2। तो यहाँ पे जो अध्यारोपण होगा, ये देखिए ये ओवरलैपिंग एरिया, ये यहाँ जो अध्यारोपण होगा, ये देखिए इससे आने वाली किरणें सब यूं फैली और इससे आने वाली नीचे वाले प्रिज्म पे किरणें डाली। तो द्विप्रिज्म में 2 प्रिज्म होते हैं जिनके आधार एक जगह रखे हैं, ऐसे लगा देते हैं उन प्रिज्मों को, ऊपर गिरने वाली तरंगें सब यूं आएगी और नीचे वाली गिरने तरंगें यूं आएगी। तो ये अध्यारोपित क्षेत्र है, ये तरंगें यहाँ से आती हुई लगेगी और ये यहाँ से आती हुई लगेगी। तो ये S1 S2 2 स्रोत हो गए। तो ये S1 S2 2 स्रोत हो गए, इनके मध्य की दूरी को स्मॉल d बोल दूंगा, ये आ गया। तो फ्रेनेल द्विप्रिज्म से 1 के 2 स्रोत बना सकता हूं मैं, ठीक है। लोयर्ड दर्पण से ये परावर्तन द्वारा एक दूसरा स्रोत, ये तो एक डायरेक्ट किरण आ रही है यहाँ से, तो 1 के 2 स्रोत बना सकता हूँ। YDAC में 2 पिन होल करके 2 स्रोत बना सकता हूँ। स्लिट बनाओ चाहे पिन होल बनाओ, एक ही बात है, स्लिट भी काट सकता हूँ मैं यहाँ, ठीक है। तो इस तरीके से 1 के 2 स्रोत बनते हैं, यहाँ पे स्लिट भी काट सकते हैं अपन, यूं। क्लियर है क्या ये? तो 1 के 2 स्रोत बनाने की विधियां है। तो ये अपन ने कला संबंध स्रोत बनाने की विधियां हो गई। अब देखो व्यतिकरण प्रारूप, स्थायी व्यतिकरण प्रारूप की आवश्यक शर्त, स्थायी व्यतिकरण, याद है मैंने बताया था स्थायी व्यतिकरण में जहां तीव्रता जो आ जाएगी वो फिक्स होगी। व्यतिकरण की आवश्यक शर्त, ठीक है। तो अपन सारे पॉइंट लिख लेते हैं, आवश्यक शर्त, ठीक है। तो पहला क्या है बेटा कि पहला स्रोत से तरंग लगातार उत्पन्न होनी चाहिए, उत्पन्न होती रहनी चाहिए, सही बात है। थोड़ी देर बाद अगर मान लो लाइट का स्विच ही ऑफ कर दोगे तो फिर क्या रहनी चाहिए, फिर कहां से व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त होगा, ठीक है। सेकेंड, स्रोत कला सम्मत होना चाहिए, स्रोत यानी कि 1 के 2 स्रोत कला सम्मत होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, आप मेरे को गारंटी दो कि कला समय के साथ बदले नहीं बिंदु की, जब कला नहीं बदलेगी तभी तो जहां अधिकतम बनेगी तीव्रता वहां अधिकतम और जहां न्यूनतम कला संबद्ध स्रोत होने चाहिए, स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए। तीसरा, स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई बात। अच्छा व्यतिकरण चाहिए था, अच्छे व्यतिकरण, ये तो हो गया स्थायी व्यतिकरण। अच्छे, अब सर अच्छे में क्या बताता हूं, अच्छे व्यतिकरण के लिए प्रारूप, सर ये अच्छे व्यतिकरण का प्रारूप के लिए, ठीक है। अभी देख, ये जो कला संबंध पढ़ा था इसमें कई बच्चे मेरे पास आ जाते हैं सर आयाम भी समान होना चाहिए, हमने कहीं पढ़ा नहीं है ना। एक ही प्रकाश स्रोत से उत्पन्न किए जा सकते हैं, आवृत्ति समान, आयाम समान हो या नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, आयाम समान या असमान कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छे व्यतिकरण प्रारूप के लिए
है ना, कला संबंध होने चाहिए। कला संबंध में वो हो गया ना ओमेगा 1 बराबर ओमेगा 2, वह डेल फाई प्रारंभिक इनिशियल बराबर नियत बराबर फिक्स। ये दोनों बातें आ गई। क्या? आवृत्ति समान होनी चाहिए और प्रारंभिक कलांतर फिक्स होना चाहिए अच्छे व्यतिकरण प्रारूप के लिए। पहला, आयाम समान दोनों तरंगों के, दोनों तरंगों यही लिख दो, अध्यारोपित होने वाली, अध्यारोपित होने वाली तरंगों का आयाम समान होना चाहिए, ध्यान रखना, कला संबंध के लिए आयाम समान नहीं, लेकिन अच्छा व्यतिकरण चाहिए तो आयाम समान होना चाहिए। सर क्यों ऐसा बोलते हैं हम कि अच्छे व्यतिकरण के लिए आयाम समान होना चाहिए? A1 बराबर A2, बताता हूं क्यों। क्योंकि जहां पर संपोषी होगा वहां आयाम जुड़ जाएंगे तो A प्लस A2 हो जाएगा, और जहां विनाशी है वहां A माइनस A 0 हो जाएगा, तो तीव्रता शून्य मिलेगी। तो जहां पर अधिकतम मिलेगी वहां तीव्रता अधिकतम मिलेगी, और जहां न्यूनतम मिलेगी वहां 0। तो मैं बोल दूं जहां पर तीव्रता न्यूनतम होगी वहां 0 आ जाएगी, तो ये शून्य तीव्रता, शून्य तीव्रता। तो जहां न्यूनतम होगी वहां शून्य तीव्रता, और जहां अधिकतम होगी वहां आई मैक्सिमम होगी। क्लियर है क्या? तो कहीं पर अधिकतम और कहीं पर शून्य। क्लियर है क्या? तो ये A1 बराबर A2, ठीक है। अध्यारोपित होने वाली तरंगों का आयाम समान होना चाहिए, सेकेंड, है ना। तो अच्छे व्यतिकरण प्रारूप में अध्यारोपित होने वाली तरंगों का आयाम समान होना चाहिए, आयाम समान होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक वर्णी प्रकाश स्रोत होना चाहिए, एक वर्णी। अच्छा व्यतिकरण चाहिए तो एक वर्णी प्रकाश स्रोत, एक वर्णी प्रकाश स्रोत होना चाहिए। सर क्यों स्रोत होना चाहिए? सर क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब एक वर्णी प्रकाश स्रोत होगा बेटा, जैसे लाल कलर हो गया, अगर आपने सिर्फ लाल रंग लिया, एक वर्णी मतलब एक लेमडा, तो लाल रंग लिया तो जहां लाल के लेमडा का पूर्ण गुणज होगा वहां संपोषी व्यतिकरण प्राप्त होंगे, तो वहां लाल रंग आ जाएगा, और जहां विनाशी होगा वहां 0 आ जाएगा। तो एक ही रंग दिखेगा पूरे पर्दे पर। लेकिन तेने 2 लेमडा भी ले लिए, जैसे लाल और नीला, तो कहीं पर लाल का संपोषी व्यतिकरण होगा, कहीं नीले का, कहीं दोनों का मिक्स, तो कलर कहीं लाल कहीं नीला कहीं मिक्सचर, तो समझ में ही नहीं आएगा पढ़ाई किस चीज की कर रहे हो आप। ये तो 2 की बात हुई। अगर पूरी व्हाइट लाइट ले लोगे तो बड़ा अजीब से पूरी रंग बिरंगी स्क्रीन हो जाएगी, तो मेरे को समझ ही नहीं आएगा कि कहां किसका संपोषी है, कहां किसका विनाशी है। तो एक वर्णी प्रकाश स्रोत होना चाहिए। तो अच्छा व्यतिकरण और व्यतिकरण में अंतर है बेटा, अच्छे व्यतिकरण और व्यतिकरण में अंतर है। स्थायी व्यतिकरण के लिए तो कला संबंध हो, अच्छा व्यतिकरण होने के लिए आयाम समान होना जरूरी नहीं है। व्यतिकरण तो तब भी होगा जब आयाम असमान हो, तो व्यतिकरण के लिए नहीं। व्यतिकरण के लिए तो सिर्फ ये जरूरी है कि कला, मतलब अच्छे व्यतिकरण के लिए, व्यतिकरण भी अच्छे व्यतिकरण के लिए जरूरी है स्रोत कला संबंध हो, मतलब ओमेगा समान हो और प्रारंभिक कला नियत हो, ताकि जहां जैसे मिले वहां वैसे ही रहे, और स्रोत की तरंग से लगातार तरंगें उत्पन्न होनी चाहिए। ये तो व्यतिकरण होने के लिए जरूरी है। अच्छा होने के लिए आयाम भी समान होने चाहिए। अगर आयाम असमान होंगे तो आप उसको अच्छा व्यतिकरण तो नहीं बोल पाओगे। क्यों? क्योंकि जहां विनाशी व्यतिकरण होगा वहां शून्य तीव्रता नहीं मिलेगी, तो पूरे पर्दे पे मुझे समझ में नहीं आएगा कहां तीव्रता बहुत कम है और कहां बहुत ज्यादा है। और जहां विनाशी पे 0 हो जाएगी वहां तो साफ बोल दूंगा मैं कि काला धब्बा बन गया। ठीक है, एक वर्णी प्रकाश स्रोत होना चाहिए। चलो आ जाओ, अब देखो कुछ क्वेश्चन करके समझते हैं इन बातों को। और 4-5 क्वेश्चन पहले कर लिए थे अपन ने। इधर देखो, जैसे मैंने लिखा y1 बराबर a साइन ओमेगा टी, y2 बराबर 2a साइन 2 ओमेगा टी, y3 बराबर 2a साइन ओमेगा टी, y4 बराबर a साइन ओमेगा टी। अब ध्यान से सुनना बेटा, है ना, ये ओमेगा टी करता हूं, ये बोल रहे, ये रंद चला सब। हाँ, मेरा क्वेश्चन सुनना। मेरा क्वेश्चन ये है कि कौन कौन सी तरंगों में, कौन सी तरंगों में, है ना, यू समझ ले, हालांकि एक स्रोत से उत्पन्न नहीं होगी, है ना, अपन ये मान रहे एक ही स्रोत से उत्पन्न हुई है ना, कौन कौन सी तरंगों में, अरे मैं मान रहा हूं कि एक ही स्रोत से उत्पन्न हुई है ना, हालांकि ऐसा होने से, पर अब ये समझ लो मैंने ये कला संबंध बनाई है, कौन कौन सी तरंगों में बनाने की कोशिश करी है, मतलब एक ही स्रोत से उत्पन्न हुई है मान लो तरंगों में।
स्थाई से, तरंगों से स्थाई व्यतिकरण, देख मेरा क्वेश्चन सुनना, स्थाई व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त होगा, व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त होगा, प्राप्त प्रारंभिक कला नियत है, ये समझ लेना, प्राप्त होगा, होगा यदि प्रारंभिक कला नियत है, यदि डेल फाई इनिशियल नियत मान ले, फिक्स मान ले, फिक्स मान ले, सभी के मध्य फिक्स माने, है ना, डेल फाई बराबर फिक्स माने, है ना, इनिशियल प्रारंभिक कलांतर नियत मान लो, है ना, वो लफड़ा नहीं लेना अपने को, ए, है ना, स्थायी व्यतिकरण प्राप्त होगा y1 व y2 में, y1 व y2, बी पहला y1 व y2, सेकेंड y1 व y3, सी y1 व y4, डी बी व सी दोनों, बी व सी दोनों। बोलो किस किस में स्थायी व्यतिकरण प्रारूप, मतलब स्थायी व्यतिकरण मतलब समय के साथ बदले नहीं, जहां उच्चतम मिले वहां उच्चतम, जहां न्यूनतम मिले वहां न्यूनतम अध्यारोपण के पश्चात, मतलब तीव्रता जो है वो समय के साथ बदले नहीं। क्या इन दोनों में व्यतिकरण हो सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ओमेगा अलग अलग है। याद है व्यतिकरण की पहली शर्त है कला संबंध होने चाहिए, तो प्रारंभिक कला तो तुमने फिक्स दे दी मुझे, लेकिन समय के साथ ओमेगा अलग अलग होने से तीव्रता बदलेगी। जहां दोनों साथ मिले वहां थोड़ी देर बाद अलग भी हो जाएंगे, साथ अलग साथ अलग साथ अलग, लफड़ा रहेगा। तो बोल दो ये गलत है। अच्छा y1 व y3 इन दोनों में बताओ, y1 व y3, तो बोल दो दोनों का ओमेगा समान है, तो मैं बोल दूं ये दोनों का ओमेगा समान है, तो मैं बोल दूं ये दोनों तो कला संबंधी हुए, है ना, तो ये दोनों कला संबंध है। अच्छा क्योंकि ओमेगा समान है, फिर y1 व y4, हाँ y1 व y4 में भी देखो ओमेगा समान है और प्रारंभिक कला नहीं है, तो दोनों कला संबंध हो गए, तो y1 व y4 में भी होगी। सर आयाम तो इनमें अलग अलग है, होने देना, इनमें आयाम अलग अलग है, तो सर इन दोनों में व्यतिकरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आयाम अलग अलग है तो विनाशी पे शून्य तीव्रता नहीं होगी, तीव्रता कुछ मिल जाएगी पर व्यतिकरण तो होगा और स्थायी होगा। भाई विनाशी पे 2a-a आयाम मिलेगा तो आयाम मिलेगा, और संपोषी पे 3a मिलेगा तो संपोषी पर आयाम 3 है, विनाशी पर a मिलेगा, लेकिन समय के साथ बदलेगा नहीं, तो बिल्कुल दोनों में होगा, तो आंसर हो जाएगा डी। तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा? फाइनल उत्तर डी। डी क्लियर है क्या? तो न बी न सी, आंसर हो जाएगा डी। क्लियर है? अब इसी में सुनो उपरोक्त प्रश्न में एग्जाम्पल 6, उपरोक्त प्रश्न में अच्छे व्यतिकरण प्रारूप के लिए, अच्छे व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त होगा व्यतिकरण प्रारूप बोलो के लिए बोलो क्या होगा? कौन कौन अध्यारोपित हो, किसका व्यतिकरण हो? अच्छे व्यतिकरण। अब अच्छे व्यतिकरण प्रारूप का क्या मतलब है? कि आयाम भी समान हो, तो मैं बोल दूं अब आंसर क्या आ जाएगा बेटा? इसका और इसका व्यतिकरण होगा, हाँ होगा, इसका भी होगा, पर अच्छा इनका होगा, तो बोल दूं y1 एंड y4, तो आंसर हो जाएगा सी। तो उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, आंसर सी। अब डी नहीं होगा क्योंकि y1 और y3 का अच्छा व्यतिकरण नहीं है, अच्छा व्यतिकरण तो y1 व y4 में। तो मेरे हिसाब से तेरे को समझ में आ गई कि स्थायी व्यतिकरण और अच्छे व्यतिकरण में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन सब समझा देगा। स्थायी व्यतिकरण तब होगा जब कला संबंध स्रोत हो, ठीक है, ना आयाम समान होना जरूरी है, ना एक वर्णी होना जरूरी है। व्यतिकरण तो मिलेगा स्थायी, पर अच्छा व्यतिकरण चाहिए तो आयाम भी समान होना चाहिए और कला संबंध भी होना चाहिए। तो व्यतिकरण हो ये देखना तो ओमेगा समान हो, मतलब व्यतिकरण का मतलब स्थायी व्यतिकरण हो तो ओमेगा समान होना चाहिए, प्रारंभिक कला नहीं है तो नहीं चाहिए, और अच्छे व्यतिकरण के लिए आयाम भी समान होना चाहिए। सर समझ में आ गया? तो ये व्यतिकरण। अब व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण है ना, अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत। जब किसी बिंदु पर दो या दो से अधिक तरंगे अध्यारोपित होती है तो
परिणामी तरंग, तो परिणामी तरंग, दो या दो से अधिक तरंग अध्यारोपित होती है तो परिणामी तरंग उनके सदिश योग के सदिश, परिणामी तरंग उनके सदिश योग द्वारा दी जाती है, दी जाती है। यह अध्यारोपण का सिद्धांत है। क्या? वाई नेट बराबर y1 प्लस y2 डैश डैश डैश। ठीक है, तो जितनी भी तरंगें मिलेगी उनका परिणामी उनका सदिश योग हो जाएगा, है ना, एक ही दिशा में जुड़ जाएगी नहीं। ठीक है, यह अध्यारोपण का सिद्धांत है। अब व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण, व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण। देखो, यदि किसी बिंदु P पर, यदि किसी बिंदु P पर अध्यारोपित होने वाली तरंगें y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी व y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई है। ठीक है, ये एक व दो, ये दो तरंगें किसी बिंदु पर अध्यारोपित हुई। y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी व y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, है ना, ये दो तरंगें अध्यारोपित हुई किसी बिंदु पर। ठीक है, देख लेता हूं किताब में सेम लिखे हुए, हाँ, दोनों ने ये दोनों अध्यारोपित हुई। अब अपने को वहां परिणामी तरंग निकालनी और दोनों y दिशा में अध्यारोपित SHM कर रही है, तो बोल दो ये समान दिशा में, तो सदिश योग में सीधा जुड़ जाएगी। अच्छा, क्या बता दोनों में से कौन सी तरंग आगे इनमें से बताओ? तो बोल दो y2 वाली तरंग आगे, फाई कोण से, तो बोल दो y1 वाली तरंग से y2 वाली तरंग फाई कोण से आगे। क्लियर है? तो देखो, तो परिणामी तरंग क्या बनेगी? y नेट बराबर y1 प्लस y2 अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण सिद्धांत से। क्या है अध्यारोपण सिद्धांत? परिणामी योग ऐसे देते सिद्धांत से। ये अब यहां समीकरण 1 व 2 से बोलो y नेट बराबर लिख दो यहां a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब इसको मैं फैला दूं तो यहां से कितना आ जाएगा? a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 कोस, यार साइन ओमेगा टी कोस फाई, साइन ओमेगा टी कोस फाई प्लस a2 कोस ओमेगा टी साइन फाई। बोलो, तो a1 साइन ओमेगा टी, फिर यहां आ जाएगा a2 साइन ओमेगा टी कोस फाई प्लस कोस ओमेगा टी साइन फाई। अब इसको अपन जमा के लिखेंगे तो मैं बोल दूं साइन ओमेगा टी वाला एक साथ कर दो, तो यहां आ जाएगा y नेट बराबर a1 प्लस a2 कोस फाई और ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन फाई कोस ओमेगा टी। क्लियर है ये? तो ये आ गया साइन ओमेगा टी और कोस ओमेगा टी। अब इसको एक पद में लिख सकते हैं, इतनी रामायण में नहीं कहूंगा। एक सूत्र होता है बेसिक मैथ्स से, बेसिक मैथ्स से, बेसिक मैथ्स से, बेसिक गणित से एक सूत्र था a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा को मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट अंडर साइन थीटा प्लस शाई, साइन थीटा प्लस शाई। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट अंडर साइन थीटा प्लस शाई, ये सूत्र होता है गणितीय विश्लेषण से। ये ठीक है? तो अब इसको एक पद में लिखूंगा तो मैं बोल दूं ये a साइन थीटा का गुणांक ये नियतांक हो गया a और ये b, तो बोल दूं इसको एक रूप में लिखूंगा तो y नेट बराबर कितना आ जाएगा? इसका स्क्वायर, तो यहां से a1 प्लस a2 कोस फाई का स्क्वायर प्लस a2 साइन फाई का स्क्वायर का रूट अंडर, ये आ गया ये, अरे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट अंडर साइन ओमेगा टी प्लस शाई, है ना? क्लियर है? अरे बोलो,
तो यहां से मैं चाहे तो अपन इसको ये भी लिख सकते हैं, ये यहां गया, ये यू भी लिख सकता हूं मैं, जहां ये लिख दो वाई नेट बराबर ए नेट साइन ओमेगा टी प्लस शाई, है ना, ये सूत्र लगा गया, जहां ए नेट बराबर A1 प्लस A2 कोस फाई का होल स्क्वायर प्लस A2 साइन फाई का होल स्क्वायर का रूट अंडर, ये हो गया, है ना। अब इसको एक्सपेंड करूंगा तो A1 स्क्वायर, यहां से आएगा A2 स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई, यहां से A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, दोनों में से A2 स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई 1 बन जाएगा A2 स्क्वायर, और यहां आ जाएगा 2A1 A2 कोस फाई, ये 2A1 A2 कोस फाई, ये आ जाएगा A नेट, ये A नेट, ये आ गया A नेट, ठीक है। अब यहां से टेन शाई कितना आ जाएगा, वह टेन शाई बराबर B बाई ए, ये B इसका गुणांक कोस का गुणांक बताती है B बाई ए, तो यहां आ जाएगा टेन शाई बराबर B कितना हो जाएगा बेटा, A2 साइन फाई अपॉन A1 प्लस A2 कोस फाई, ये तो A1 साइन फाई अपॉन A1 प्लस A2 कोस फाई, क्लियर है। तो यहां से अगले पेज पे और लिख देते हैं, A नेट बराबर कितना आ गया बेटा, A नेट बराबर A1 स्क्वायर, ये सदिश सूत्र तो पहले भी पढ़ा, A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस फाई, ठीक है, ये तो हो गया A नेट। वह टेन शाई बराबर कितना, क्या आया था टेन शाई बराबर A2 साइन फाई अपॉन A1 प्लस A2 कोस फाई, ये तो आया टेन शाई। अच्छा आई नेट बराबर कितना आ जाएगा बोलो, परिणामी तीव्रता आई नेट बराबर, तो याद है आई नेट, तो आई बराबर होता के स्क्वायर फ्रॉम आई बराबर के स्क्वायर, आई नेट बराबर बोलो कितना आ जाएगा, आई नेट बराबर के इंटू ए नेट का स्क्वायर, बोलो, तो यहां से आ जाएगा बेटा के इंटू इसका स्क्वायर, के इंटू इसका स्क्वायर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस फाई, ये तो ये कितना आ जाएगा, आई नेट बराबर के अंदर भेजा आई के I1 स्क्वायर I1 प्लस I2 प्लस यहां से मैं बोल दूं इस के को रूट के करके दोनों को दे दूंगा, तो ये आ जाएगा 2 रूट I1 रूट I2 कोस फाई, ये आ गया। तो ये परिणामी तीव्रता हो गई, ये समीकरण 1, ये 2 और ये 3, ये तीनों काम आएगी मेरे। तो परिणामी तीव्रता का सूत्र ये हो गया, दो तरंगे अध्यारोपित होगी तो परिणामी तीव्रता का सूत्र ये हो गया, जहां पाई दोनों के मध्य का कलांतर है, भाई कहीं हो सकता है दोनों साथ मिले तो कलांतर शून्य, कहीं पाई बाई 2, कहीं पाई संपोषी विनाशी, ये हो जाएगा परिणामी तीव्रता आयाम। ये अब आ जाओ संपोषी व्यतिकरण के लिए क्या करूं, बोलो संपोषी व्यतिकरण पे क्या होगा, बोलो संपोषी व्यतिकरण, तो बोल दो वहां पे, बोलो डेल संपोषी किसको बोलते, जहां एक दूसरे का साथ दे, तो याद है 0 लैम्डा 2 लैम्डा n लैम्डा, ये कला पथांतर हो गया, डेल फाई 0 2 पाई 4 पाई 2n पाई, ये संपोषी व्यतिकरण। तो यहां पे इस सब पे कोस बोलो, कोस फाई बराबर +1 आ जाएगा, अरे 0 पे भी 1 होता है 2 पाई पे, तो मैं बोल दूं कोस की वैल्यू 1 आएगी, और कोस 1 आ गया तो बोलो ए कितना आ जाएगा, ए नेट बराबर ए मैक्सिमम, तो आयाम मैक्सिमम होगा कितना, A1 प्लस A2, सर ये कहां से आया बताता हूं, ये देख ये सूत्र आया था ना, इसमें कोस फाई 1 रखो, जैसे ही ये 1 रखोगे तो ये आ जाएगा A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, और जैसे ही A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर आएगा उसका रूट करोगे तो इस होल स्क्वायर से रूट कट के A1 प्लस A2 आ जाएगा। हाँ विनाशी व्यतिकरण, अच्छा आया, परिणामी तीव्रता कितनी आ जाएगी, आई भी मैक्सिमम होगी, क्यों, क्योंकि कोस फाई मैक्सिमम होगा उसमें, और वो कितनी आ जाएगी, आ जाए इधर पीछे, यहाँ 1 रख, जैसे ही यहाँ 1 रखोगे तो ये I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2, तो मैं इसको रूट I1 का स्क्वायर और इसको रूट I2 का स्क्वायर कर दूं, पढ़ा ना ये रूट I1 का स्क्वायर रूट I, तो इसको रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर बोल दूं, तो ये आ जाएगा बेटा रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, ये। तो
तो जहां जहां संपोषी व्यतिकरण होता है वहां आयाम जुड़ जाते हैं। मैंने कहा था ना गणितीय विश्लेषण में बताऊंगा, जहां जहां संपोषी व्यतिकरण होता है वहां आयाम जुड़ जाते हैं और तीव्रता √I1 + √I2 का होल स्क्वायर हो जाती है। √I1 + √I2 का होल स्क्वायर, ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जनरल सूत्र तो ये होते हैं और अधिकतम का ये होता है। अब विनाशी व्यतिकरण पे क्या होगा बोलो? विनाशी व्यतिकरण तो बोल दो विनाशी व्यतिकरण बोलो। ∇x बराबर λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, 2n - 1 λ/2 ये, और ∇φ बराबर पाई, 3 पाई, 5 पाई, 2n - 1 पाई ये हो जाएगा। और इन सब पे cos φ का मान -1 आएगा न्यूनतम। ये न्यूनतम, तो ये अगर फाई न्यूनतम आ गया cos φ तो वो दोनों भी न्यूनतम आ जाएगी। क्या? तीव्रता और वो, ये अधिकतम था, अधिकतम। तो अधिकतम पे मान अधिकतम आ गए, cos φ का मान नहीं तो डिसाइड करेगा। तो बोलो कितना आ जाएगा? तो a न्यूनतम आ जाएगा क्योंकि cos φ न्यूनतम है और वही डिसाइड करता है। और ये आ जाएगा a1 - a2। सर ये कहां से आया? अभी बताता हूं। ये देख यहां पे रख -1, जैसे -1 रखेगा cos φ ये आ जाएगा a1² + a2² -2 a1 a2, तो a1 - a2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। बोलो, और परिणामी तीव्रता भी न्यूनतम आ जाएगी, आई मिनिमम कितनी आएगी? √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। ये तो अधिकतम आयाम, न्यूनतम आयाम, अधिकतम तीव्रता, न्यूनतम तीव्रता। क्लियर है क्या? ये तो ये विनाशी व्यतिकरण और संपोषी व्यतिकरण की आवश्यक शर्त है। तो क्या मैं बोल दूं हमने व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण पढ़ लिया? कब स्थायी व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त होगा? कला संबंध स्रोत और लगातार तरंगे उत्पन्न हो तो तेरे को व्यतिकरण मिलता रहेगा और एक जैसा मिलेगा। अच्छा चाहिए तो आयाम समान करता है कि न्यूनतम तीव्रता 0 आ जाए। आयाम समान होंगे तो जहां विनाशी होगा वहां तीव्रता 0 आ जाएगी, 0 तो अंधेरा मिल जाएगा, तो साफ दिखेगा, उजाला अंधेरा, उजाला अंधेरा, तो तुझे बहुत स्पष्ट नजर आएगा व्यतिकरण। और कलर एक होना चाहिए, एक वर्णी प्रकाश होना चाहिए। क्लियर है? अगले टर्न पर अपन व्यतिकरण पर आधारित न्यूमेरिकल करेंगे, तो इसके आगे अगले टर्न पर बात करेंगे बेटा। तो मैंने तेरे को ये देख सब बता दिया, कला संबंध स्रोत क्या होते हैं, संपोषी विनाशी क्या होता है, व्यतिकरण कैसे होता है, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। क्लियर है? और अच्छा ये क्वेश्चन समझा देगा तेरे को कि व्यतिकरण होना और अच्छा व्यतिकरण होना में क्या अंतर है। व्यतिकरण हो, स्थायी व्यतिकरण हो, इसके लिए तो सिर्फ ओमेगा समान होने चाहिए, है ना, तो व्यतिकरण हो जाता है। आयाम चाहे समान हो चाहे असमान हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कला संबंध स्रोत हो गए। ठीक है? और ये फिर स्थायी व्यतिकरण और अच्छे व्यतिकरण में क्या अंतर है, आवश्यक शर्त है। क्लियर है? अगले टर्न पे इसके आगे बात करेंगे, सब लिख लेना बेटा। हाँ बेटा, अपन ने व्यतिकरण की बात चालू करी थी। व्यतिकरण में मैंने बता दिया था कब स्थायी व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त होता है। सोर्स कोहेरेंट होने चाहिए, कला संबद्ध होने चाहिए, उसके लिए प्रारंभिक कला का अंतर नियत होना चाहिए और ओमेगा समान होना चाहिए, फिर कला संबद्ध हो गए। लगातार तरंगे आती रहनी चाहिए ताकि स्थायी व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त हो, खत्म नहीं हो। और स्थायी व्यतिकरण प्रारूप में जहां उच्चिष्ट है वहां उच्चिष्ट होगा, निम्निष्ट है निम्निष्ट, जो तीव्रता जहां है स्क्रीन पर वो वहीं रहेगी, बदलेगी नहीं समय के साथ, क्योंकि कलांतर नियत है, समय के साथ बदल नहीं रहा है। ठीक है? ये पर अच्छा व्यतिकरण चाहिए तो फिर आयाम भी समान करो ताकि जहां पर निम्निष्ट मिले वहां तीव्रता 0 होकर काला धब्बा मिल जाए। और एक वर्णी प्रकाश स्रोत लो ताकि वो घिचपिच नहीं हो, लाल नीला स्क्रीन पे नहीं हो, लाल तो लाल नीला तो नीला, तो उच्च निम्न साफ साफ नजर आए। तो ये दो बातें और करो अगर आपको अच्छा व्यतिकरण प्रारूप चाहिए। सारी बातें बता दी, क्वेश्चन कराया था, इस पे आपका अंतर बता दिया था। दो स्वतंत्र स्रोत कभी कला संबंध हो ही नहीं सकते, इसीलिए हम एक के दो बनाते। 3 विधियां बताई थी मैंने, लोयड वाली और लोयर दर्पण वाली, फ्रेजनल बाई प्रिज्म वाली और एक YDAC वाली। ठीक है? वो अपन आगे तीनों पढ़ेंगे। अभी मुद्दे की बात इंटेंसिटी। अपन ने व्यतिकरण का मैथमेटिकल एनालिसिस करके हमने सूत्र निकाले थे जिसमें हमारे परिणामी आयाम आया था बेटा। थोड़ा सा सूत्र वापस लिख रहा हूं, a1² + a2²। कहानी अब तक की 2a1 a2 cos φ। सर ये है कहानी अब तक की। ठीक है? और आई नेट कितना आया था बेटा? आई नेट बराबर I1 + I2 + 2 √I1 √I2 cos φ। ये कहानियां बनी थी बेटा। दो अधिकतम न्यूनतम भी लिखी थी। जब cos φ 1 हो तो अधिकतम आएंगे दोनों, -1 हो तो न्यूनतम आएंगे। cos φ 1 कब होगा? जब पथांतर 0 या n लैम्डा के मल्टीपल होगा, या कलांतर 2π 4π 0 6π 8π। ठीक है? सारी बातें बता दी थी। चलो आ जाओ, आज करते हैं अपन क्वेश्चन। जो चीज कल पढ़ी थी उस पर न्यूमेरिकल करते हैं, है ना।
एग्जाम्पल 2, एक मैंने कल करा दिया था क्या, कोहेरेंट इनकोहेरेंट और वो सब दिखाने के लिए, ठीक है साहब। क्वेश्चन नंबर 2, यदि एक बिंदु पर जो दो तरंगे अध्यारोपित होती है 3, कल मैंने कलांतर भी कराया था एक 3, है ना, पथांतर कलांतर में संबंध वाला अध्यारोपित होती है, उनकी समीकरण, है ना। अब देखो एक बिंदु फिक्स कर दिया, तो जब भी तरंग में एक बिंदु फिक्स कर देते तो एसएचएम बन जाते, तो उनकी समीकरण y1 बराबर 6 साइन ओमेगा टी व y2 बराबर 8 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है। तो परिणामी तरंग का आयाम। अब बेटा देखो, है ना, आयाम बताना है, तो क्या मैं बोल दूं, इधर सुन, क्या मैं बोल दूं परिणामी तरंग का आयाम, तो एक समीकरण ही होगी, दोनों मिली तो 2 एसएचएम अध्यारोपित हो रहे हैं, कलांतर पाई बाय 2 है और दोनों वाई अक्ष में एसएचएम करे तो एक ही दिशा में करे पर कलांतर, तो मैं बोल दूं डेल फाई बराबर, देख के पता पड़ गया। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, सब समीकरणों में पता पड़ रहा है। डेल फाई बराबर पाई बाय 2, A1 पहला आयाम 6 और दूसरा आयाम A2 बराबर 8, ये A1 6 A2 8, ये ठीक है, ये आ गया। तो क्या मैं बोल दूं ए परिणामी A नेट बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई, हर चीज समीकरणों में दिख गई मेरे को, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 2 × 6 × 8 cos 90 डिग्री, ये तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 0, तो यहां से आ जाएगा 10, तो A नेट बराबर 10, A नेट बराबर 10, ये आ गया। क्लियर है क्या? चलो ठीक है। तो ये कई बार वो देगा चीजें, देखो मेरी बात सुनो, यदि एक बिंदु P, यदि दो तरंगे, चलो पहले देखो, यदि दो तरंगों के आयामों का अनुपात 1:3 है, तो उनकी तीव्रताओं का अनुपात है ना, अनुपात बताना, ठीक है, उनकी तीव्रताओं का अनुपात। तो ये देखो सॉल्यूशन, तो क्या मैं बोल दूं I1, इंडिविजुअल कोई व्यतिकरण नहीं हुआ है अभी, I1/I2, तो बोल दूं K A1 स्क्वायर, तीव्रता का सूत्र बता रखे मैंने, K A2 स्क्वायर, तो जिसकी आयाम ज्यादा उसकी तीव्रता भी ज्यादा होगी, तो मैं बोल दूं I1/I2 बराबर आ जाएगा 1/9, ये आ जाएगा 1:9, ये 1:9। क्लियर है? आ जाओ एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5 सॉरी। यदि दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 16:1 है, तो आयामों का अनुपात, उनके आयामों का अनुपात, फिर से देखो इंडिविजुअल की बात हो रही है, आयामों का अनुपात, तो इस बार तीव्रताओं का अनुपात दिया, आयामों का अनुपात पूछा है, उनके आयामों का अनुपात। तो ये देखो सॉल्यूशन, तो यहां से मैं बोल दूं क्या, तीव्रताओं का अनुपात दिया, आयामों का अनुपात, तो A1/A2 है, अरे बोलो, तो A समानुपाती, बोल दो A समानुपाती रूट आई, बोलो A समानुपाती रूट आई, तो यहां से बोल दो A1/A2, K कट जाएगा, अरे बोले ना रूट आई, बाई K कट जाएगा तो रूट I1 अनुपात रूट I2, और ये आ जाएगा 16/1 का रूट, और ये आ जाएगा A1/A2 बराबर 4/1। क्लियर है क्या? आसान है, ऑप्शन में नहीं जरूरत नहीं, आसान है तो बहुत सीधे सीधे। तो आयाम देके तीव्रता देके आयाम पूछे तो कोई समस्या ही नहीं है। क्लियर है? आ जाओ आगे, ठीक है। अब आगे देख, यदि दो तरंगे, है ना, थोड़ा फटाफट आगे बढ़ते हैं, आसान है, दो तरंगे जिनकी तीव्रताएं
क्रमशः आई नोट व 4 आई नोट है, असमान दी है ना, आई नोट व 4 आई नोट है, किसी बिंदु P पर, किसी बिंदु P पर अध्यारोपित होती है, अध्यारोपित होती है, तो उस बिंदु पर परिणामी, उस बिंदु पर परिणामी तीव्रता ज्ञात कीजिए। यदि अब देख डायरेक्ट कलांतर, यदि डेल फाई, यदि कलांतर है ना, अब अलग अलग केस दे रहा हूं। पहला डेल फाई बराबर पाई बाई 6 या पाई बाई 3 कर दो 60 डिग्री। सेकेंड डेल फाई बराबर पाई बाई 2, ये अलग अलग क्वेश्चन है ना। थर्ड डेल फाई बराबर 2 पाई बाई 3 120 डिग्री, ठीक है। फोर्थ डेल फाई बराबर पाई, ठीक है, तो बताना है, ठीक है। और फिफ्थ डेल फाई बराबर 2 पाई, है ना, पाई फिर 2 पाई। ये 5 क्वेश्चन बन गए एक तरीके से, ठीक है। अब आ जाओ, तो परिणामी तीव्रता का जनरल सूत्र काम में लेना है। सर वो रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर वाला काम में ले लेगा। रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर तो अधिकतम तीव्रता होती है जब संपोषी व्यतिकरण होता है। अब इनमें से संपोषी ये वाला जब कलांतर 2 पाई का गुणा जो यहाँ आएगा, यहाँ वो सूत्र लगा सकते हो, पर यहाँ पे तो न संपोषी, यहाँ पे विनाशी हो रहा है, तो यहाँ रूट I1 माइनस रूट I2 वाला लगा सकते हो। तो ये दो वो स्पेशल केस, बाकी सब तो जनरल केस है, ना संपोषी ना विनाशी है, कुछ और तीव्रता आएगी। चलो करते हैं। तो क्या मैं बोल दूं कि आई नेट का सूत्र लगाऊं, आई नेट बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 कोस फाई। अब यहां पे I1 का मान रखो I नोट प्लस 4 I नोट प्लस 2 रूट I नोट रूट 4 I नोट। यहां तक तो सॉल्यूशन सबके सेम रहेंगे, बस ये कोस फाई बदलेगा। तो मैं जहां तक सेम है वहां तक सेम लिख रहा हूं, 5 I नोट प्लस 4 I नोट कोस फाई, ये आया आई नेट ये। अब इसमें कोस फाई का मान रखते जाओ। पहला तो मैं बोल दूं, पहले में डेल फाई बराबर पाई बाई 3, ए बोलो 60 डिग्री, तो 60 डिग्री रखते ही कोस 60 कितना आता है बेटा 1/2, तो ये आ जाएगा आई नेट बराबर, बेटा हल कर देना, कोस पाई बाई 3 बराबर 1/2, है ना, रखने पर कितना आ जाएगा आई नेट बराबर 7 I नोट। सर कैसे आया, 5 I नोट और ये 2 I नोट आ जाएगा 7 I नोट, ये पहला। दूसरा देखो बेटा, डेल फाई बराबर कितना रखूं बेटा, तो यहाँ पे पाई बाई 2 रखो, और जैसे ही आप पाई बाई 2 रखोगे, है ना, 90 डिग्री, तो कोस 90 कोस पाई बाई 2 0 आ जाएगा, बोलो। तो यहाँ से आई नेट कितना आ जाएगा बोलो, और जैसे ये 0 आ जाएगा 5 I नोट। ये तीसरा देखो, थर्ड डेल फाई बराबर 2 पाई बाई 3, है ना, तो कोस 2 पाई बाई 3 माइनस 1/2 आ जाएगा, तो यहां से आई नेट कितना आ जाएगा 5 I नोट माइनस 2 I नोट बराबर 3 I नोट। फोर्थ, ठीक है, डेल फाई बराबर पाई रखो, तो यहां से डेल फाई बराबर जैसे ही पाई रखूंगा तो विनाशी वाला सूत्र आएगा, क्यों, हाँ, और ये कोस पाई कितना होता है -1, जैसे -1 रखूंगा तो आई नेट मिनिमम आएगा 5 I नोट माइनस 2 4 I नोट, आई नोट आ जाएगा। देखो ये देखें ना, 5 माइनस 4, यहाँ पे -1 रखोगे तो 5 माइनस 4 1, सब इसमें मान रखता जा रहा हूँ। फिफ्थ सबसे अधिकतम आएगा क्योंकि ये संपोषी व्यतिकरण वाला है, ठीक है, तो कोस 2 पाई बराबर +1 होता है वापिस से, तो यहाँ से आई नेट बराबर मैक्सिमम आएगा जो आएगा 9 I नोट, 5 + 4। तो इस सूत्र में मान, सारे मान समीकरण इसमें रखे एक में, ये सारे फाई रखता गया और हल करता गया, कभी 7 I नोट आई, कभी 5 I नोट, ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है, क्लियर है। ये रूट I1 माइनस रूट I2 के होल स्क्वायर से भी निकाल सकते हो आप, विनाशी व्यतिकरण है, रूट I2 माइनस रूट I1 के होल स्क्वायर से, ये रूट I2 प्लस रूट I1 के होल स्क्वायर से संपोषी व्यतिकरण है। सर समझ में आ गया। तो मैं बोल दूं क्या, ये तीव्रता का सूत्र काम आया, इससे पहले आयाम का सूत्र काम आया था बेटा, ये देखो, ये परिणामी आयाम, ये सूत्र ऐसे काम आते हैं, ये जनरल सूत्र है, ये कभी किसी भी फाई के लिए लग जाएंगे, रूट I1 प्लस रूट I2 वाले, और वो स्पेशल सूत्र है, ठीक है बेटा। चलो आ जाओ।
ये एग्जाम्पल 5। अब आ जाओ बेटा एग्जाम्पल 6। सर ये सारी बातें तो हमारे समझ में आ गई सर, है ना। अब हम तीव्रता वगैरह भी निकाल लेंगे। अच्छा, थोड़ा सा लेवल बढ़ाएगा वो, तो डेल फाई की जगह डेल एक्स दे देगा। जैसे देखो इसी क्वेश्चन को, यदि वही क्वेश्चन, यदि बिंदु P पर अध्यारोपित होने वाली तरंगों की तीव्रताएं क्रमशः I0 व 4I0, वही क्वेश्चन वापिस दे रहा हूं, है वह P पर तरंगों के मध्य कलांतर, तरंगों के मध्य कलांतर, के मध्य कलांतर, ठीक है। कलांतर नहीं पथांतर, इस बार पथांतर दे, पथांतर, नहीं तो फिर पूरा ही वही हो जाएगा पथांतर। डेल एक्स पहला पथांतर, यदि, है ना, पथांतर यदि पहला फर्स्ट, डेल एक्स बराबर 0, डेल एक्स बराबर सेकेंड, डेल एक्स बराबर π/6, सॉरी λ/, 60 लाना है ना, 6 थर्ड, डेल एक्स बराबर λ/4 फोर्थ, डेल एक्स बराबर λ/3 और पांचवा π/2। अरे यार ये क्या, π/6 से चलो, λ/6, λ/4, λ/3, λ/2 और डेल एक्स बराबर λ। अब ये दे दिया। अब ये हल में नहीं, या खुद ही करोगे आप, ठीक है। मैं तो सीधा बता देता हूं सॉल्यूशन में, पहले डेल फाई निकालो और उसका सूत्र होता है 2π/λ इंटू डेल एक्स, ये काम आता है। तो वो आपको कभी भी ध्यान रखना, पहले पथांतर, कलांतर डायरेक्ट नहीं देगा, तेरे को चाहिए कला, सारे सूत्रों में कला चाहिए, लेकिन देगा पथांतर। तो पहले आप पथांतर से कलांतर निकालो, तो कुछ नहीं, एक स्टेप एक्स्ट्रा है, तो पिछले से एक स्टेप एक्स्ट्रा है, तो 2π/λ इंटू पहले λ/6 रखो। तो मैंने डायरेक्ट बता रखा है, जैसे ये λ/6 रखोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, λ/6 रखने पर कैसा आ जाएगा, π/3। मैं बोल दूं, यहाँ 6 का भाग लगाया तो 2π में 6 का, यहाँ पे भी 2π में 6 का, डायरेक्ट कर दूं 2π/4 का, सॉरी 2π/4, तो यहाँ डेल फाई आ जाएगा सीधा, 4 का डिवाइड करा π/2, यहाँ पे 2π/3 तो 2π/3 डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे 2π/2 यानी कि पाई, है ना, यहाँ पे 2π। समझ गए, लेमडा की जगह 2π रख दो, तो लेमडा की वजह से 2π का कलांतर होता है, बताया था मैंने, हर लेमडा पे 2π का कलांतर आ जाता है। तो ये बन गए। चले आगे, चलो एग्जाम्पल 7, ठीक है। तो सर पथांतर कलांतर में संबंध समझ में आ गया, और कैसे तीव्रता और आयाम के सूत्र लगाते हैं सर, सारी बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से अपने व्यतिकरण के क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है, और व्यतिकरण के क्वेश्चन अपन हल भी कर लेंगे। अब देखो कई बार वो बोलता है, अब सुनना थोड़ा सा, यदि अध्यारोपित होने वाली तरंगों के आयामों का अनुपात 1:2 है, तो पर्दे पर प्राप्त आई मैक्सिमम व आई न्यूनतम का अनुपात, आई मिनिमम का अनुपात क्या होगा, ठीक है। आ जाओ, तो क्या मैं बोल दूं, आई मैक्सिमम बटा आई मिनिमम। अब सुनना मेरी बात को, क्या मैं बोल दूं यहाँ पे के ए मैक्सिमम, ए अध्यारोपण के पश्चात जो अधिकतम आयाम आएगा वो अधिकतम तीव्रता हो रहा है ए मिनिमम। और याद है आयाम जुड़ते हैं। सर आप ऐसे क्यों लिख रहे हो, सर आप √I1 + √I2 का होल स्क्वायर क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि मुझे तीव्रता ही नहीं दी हुई है। सर अपन निकाल लेंगे, वो लंबा रास्ता हो जाएगा। पहले A1:A2 1:2 दिया, तो कई बच्चे कहते हैं सर I1 I2 हो जाएंगे 1:4,
फिर आप रूट 1 प्लस रूट 4, वो लंबा रास्ता हो जाएगा। ये आसान है ना। कैसे? ए मैक्सिमम की जगह आयाम सीधे जुड़ते हैं, रूट करने की जरूरत ही नहीं है। तो आयाम जो भी परिणामी आएगा उसका स्क्वायर तीव्रता डिसाइड करेगा। और यहाँ पे ए मिनिमम A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ये थोड़ा आसान हो गया ना। अब A1 अनुपात A2 कितना दिया आपको? A1 अनुपात A2 आपको दिया 1 अनुपात 2। तो मैं बोल दूं इसको A और 2A मान लो, A 2A। तो जैसे ही A2A मानूंगा तो यहाँ पे बोल दूं मैं A प्लस 2A या 2A प्लस A कर दो, एक ही बात है। 2A प्लस A और यहाँ 2A माइनस A का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बेटा 3/1। तो यहाँ 9 अनुपात 1, खत्म। तो 9:1। क्लियर है क्या? तो ये 9:1 आ गया। अगला देखो बेटा, एग्जाम्पल 10। ठीक है, ये एग्जाम्पल 10 देखो। अब एग्जाम्पल 10 में क्या है बेटा कि देखो, अब उल्टा, यदि अध्यारोपित होने वाली तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात, इस बार तीव्रताओं का अनुपात 16:9 है। अब ये 16:9 अधिकतम न्यूनतम नहीं, ये इंडिविजुअल, एक की 16 गुना तीव्रता है, एक की 9 गुना तीव्रता है। तो 9 I0 और 16 I0 मान लूंगा। तो अध्यारोपण के पश्चात पर्दे पर प्राप्त अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात बताइए। अब देखो, मैंने इंडिविजुअल देखे अध्यारोपण के पश्चात, तो मैं बोल दूं इधर देख रूट I1 सॉल्यूशन। तो बोल दूं अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात कितना होता है? अधिकतम बटा न्यूनतम, पहले जो चाहिए वो देखो, तो उसी दिशा में काम होएगा। तो मैं बोल दूं I1 प्लस I2, पहले I1 ही ज्यादा दिए तो पहले I1 ही लिख दो। चलो, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर बटा रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। ये तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा? तो मैं बोल दूं I1 अनुपात I2 आपको दी है 16:9। तो यहां से 16 I0 और 9 I0 ले लूं क्या? 16 I0 और इधर से 9 I0 ये मान ली। तो यहां से रख दूं मैं 16 I0 का रूट प्लस 9 I0 का रूट अपॉन 16 I0 का रूट माइनस 9 I0 का रूट का होल स्क्वायर। तो यहां से कितना आ जाएगा? रूट I0 कट जाएगा। तो यहां पे 4 + 3 7 और यहां 4 - 3 1 का स्क्वायर। तो ये 49/1 कितना आ जाएगा बेटा? 49:1। क्लियर है? कुछ भी नहीं है तीव्रता। तो आयाम का अनुपात दे, तो आयाम से मैं A1 + A2 से तीव्रता निकालूंगा, और अगर तीव्रता दे सीधा तो रूट कर लूंगा। तो बेटा ये कबड्डी खिला रहा है इधर से उधर, मैंने सारे सूत्र बता दिए तेरे को। तो ये सूत्र की प्रैक्टिस करवा रहा हूं क्वेश्चनों से। बेटा आप हैंड टू हैंड क्वेश्चन करो, क्वेश्चन आपकी थ्योरी क्लियर करेंगे। आगे आ जाओ। हाँ, अब एक बेहतरीन क्वेश्चन बनता है, यदि पर्दे पर यदि दो तरंगों के अध्यारोपण से पर्दे पर प्राप्त व्यतिकरण प्रारूप में I मैक्सिमम व I मिनिमम, अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्रमशः 16:1 है। 16:1 है। तो तरंगों के आयामों का अनुपात, अब बड़ा आयामों का अनुपात A1 अनुपात A2 बताना है। ठीक है, चलो आओ साहब, यहां देख। अब मैं बोल दूं क्या? I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम बराबर दिया 16:1। यहां से मैं बोल दूं क्या?
यहां से मैं बोल दूं इसको √I1 प्लस √I2, √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर दिया मेरे को 16:1। बोलो अब यहां से मैं इसको ये बोल दूं क्या, दोनों तरफ रूट कर दूंगा तो √I1 का मान भी रख दूं KA1 स्क्वायर का रूट प्लस √KA2 स्क्वायर अपॉन √KA1 स्क्वायर माइनस √KA2 स्क्वायर। ये बराबर √16:1 कर दो, दोनों तरफ रूट भी ले लिया और इस I1 I2 के मान भी रख दिए, तो यहां से रूट क्या कट जाएगा और यहां आ जाएगा ऊपर A1 प्लस A2 और नीचे आ जाएगा A1 माइनस A2 बराबर 4/1। इसको हल कर लो, कितना आ जाएगा ये, तो यहां से मैं कर दूं A1 प्लस A2 बराबर 4A1 माइनस 4A2 माइनस 4A2। ये इधर A2 एक तरफ करा तो 5A2, तो यहां से 5A2 इज इक्वल टू 3A1। तो मैं यहां से बोल दूं क्या A2/A1 बराबर 3:1, 5:3, 5:3। ये आ गया उत्तर। ए बेटा ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, तो ये 5:3। अब उल्टा करके देखो, तुम्हारे को 4 ऑप्शन मिलेंगे भाई, 4 ऑप्शन 5:3, 3:2, 2:1, ऐसे 4 ऑप्शन मिलेंगे। अब 5 और 3, अब उल्टा करो, उल्टा जल्दी हो जाएगा। माना अब उल्टा चल, आयामों का अनुपात 5:3 है, तो तीव्रता तारीख है 16:1 अधिकतम न्यूनतम तीव्रता, तो 5:3 है, तो मैं बोल दूं 1 5 1 3 है, तो अधिकतम आयाम हो जाएगा 5 प्लस 3 है 8 है और न्यूनतम हो जाएगा 5 माइनस 3 है 2 है, तो 8 है और 2 है, 8 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर का अनुपात ले ले, तीव्रताओं का अनुपात आ जाएगा और 8/2 4 का स्क्वायर 16:1 आ रहा है सर। ए सीधा मैंने कर दिया, उल्टा तू कर ले। तो 4 ऑप्शन थे, जब भी तीव्रता अधिकतम न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात देखे आयामों का पूछे थोड़ा लंबा जाता है, तो आप ऑप्शन से कर लो, आयाम के अनुपात से देखो तीव्रता आ रही है क्या वापस, क्योंकि आयामों को जोड़ना घटाना आसान होता है। सर समझ में आ गया? तो ये अपना 11वां क्वेश्चन हो गया। तो सर ये तो बड़े बेहतरीन अपने से क्वेश्चन हो रहे। तो सर हमारी प्रैक्टिस हो गई, कब परिणामी तीव्रता का जनरल सूत्र लगाते हैं, कब आयाम का जनरल सूत्र लगाते हैं और कब अधिकतम न्यूनतम वाला लगाते हैं, सब समझ गए। एक क्वेश्चन थोड़ा अपन तगड़ा करते हैं, है ना, जिसमें अपने को समीकरण बनानी है। ऐसे क्वेश्चन इन जनरल बच्चा को करने को मिलते नहीं है, वो कर नहीं पाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, थोड़े से डेटा अपन क्या करते हैं, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। चलो मैं मेरी मर्जी से बता दूं। चल लिखो, एग्जाम्पल कितना हो गया था, 11 हो गया था ना, एग्जाम्पल 12। एग्जाम्पल 12, यदि किसी बिंदु P पर अध्यारोपित होने वाली, अच्छा क्वेश्चन है, होने वाली मतलब तरंगों की समीकरण y1 बराबर 3 sin ओमेगा टी व y2 बराबर 4 sin ओमेगा टी प्लस π/6, सॉरी π/3। ढूंढना बेटा, एक मिनट शांत रखना, 2। ठीक है, द्वारा दी जाती है, द्वारा दी जाती है। तो सुनना ध्यान से, तो परिणामी तरंग की समीकरण, तो परिणामी तरंग की समीकरण लिखिए। अब देख बेटा, अब जिन लोगों ने डेरिवेशन ढंग से नहीं देखा वो सब बर्बाद हो गए।
जिन्होंने सीधे सूत्र रट लिए वो सब खत्म हो गए, बेसिक पे क्वेश्चन है। अब एक बात बता, तू याद है मैंने बताया था तेरे को वाई नेट बराबर होता है ए नेट, बेटा याद कर, साइन ओमेगा टी, ये अंदर वाली चीज वही, प्लस एक नया कोण शाई, याद कर, याद कर, तू याद कर, ये दो, ठीक है। अच्छा अब ये देख, अब इसमें से ए नेट तो बच्चे को याद होता है पर ये शाई नहीं पता होता है ना, भूल जाता है बच्चा। तो बोल दू जहां ए नेट, तो यहां से पहले ए नेट निकाल, ए नेट बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई, ये होता है क्या, ये रहा देख, ये कोस फाई, ये रहा, ये फाई है, ये फाई। तो यहां से मैं बोल दूं कितना आ जाएगा, बोलो, तो ये आ जाएगा बेटा 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 4, और ये कोस कितना है, ये 120 डिग्री 120 डिग्री का रूट अंडर कितना आ जाएगा बेटा, ये 120 डिग्री माइनस 1/2 होता है, ए कोस 120 माइनस 1/2 ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 से कट के 4 आ जाएगा ये। तो मैं बोल दूं ए परिणामी 4 आ गया, तो ए नेट बराबर 4 आ गया, ए नेट बराबर तो आ गया 4, है ना। ये समीकरण 1 में बाद में रख दूंगा। अब टेन शाई बताओ, टेन शाई का सूत्र, अब देख बेटा ये याद होना चाहिए, a2 साइन फाई याद है बटा a1 माइनस a2 कोस फाई, यही होता है क्या बेटा, बोलो ना, वहां क्या आया था, a1 साइन ओमेगा टी कोस फाई, अरे क्या आया था यार, a1 साइन क्या प्लस आया, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, तो a2 कोस फाई, a1 प्लस a2 कोस फाई और a2 साइन फाई, ठीक है ना, ये आया था। अब आ जाओ, तो यहां से टेन शाई कितना आ जाएगा बेटा, ये याद रखना, देख नहीं तो अटक जाएगा तू। तो a2 कितना है, 4 कोस 2π/3 है ना, 120 डिग्री अपॉन 4, a1 भी 4 है ना, 4 कोस 2π/3 है ना 160। अब आ जाओ कितना है, सॉरी ये साइन था यहाँ, साइन। अब देख साइन का कितना मान होता है, साइन 120 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 120 डिग्री का वही मान होता है क्या जो साइन 120 डिग्री का मान वही होता है जो 60 डिग्री का होता है साइन का। तो बोल दो ये तो आ जाएगा कितना, 4 इंटू रूट 3/2। ये मान बेटा बेसिक मैथ से आप निकाल लेना, 120 डिग्री का मान, यहाँ 120 डिग्री लिख दो। अब बेसिक मैथ आपको पता ही, आप निकाल लोगे, यहाँ पे भी 120 डिग्री लिख, ये तो अभी मैंने बताया -1/2, ये मान तो मैं नहीं निकालूंगा, 4 - 2, ये ग्राफ है, ग्राफ से निकाल ले, ये 180 होता है, ये 0, तो ये 60 डिग्री पे जो मान होता है वही 120 पे होता है यहाँ साइन का, और ये रूट 3/2 होता है। ऐसे ही कोस का भी निकाल लूंगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, ये 2, और यहाँ से भी नीचे देख, ये रूट 3 और नीचे 2 रूट 3/2 रूट 3। तो मैं बोल दूँ टेन शाई बराबर रूट 3 आया, तो यहाँ से शाई बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो रखो 60 डिग्री, तो कितना आ जाएगा यहाँ से वाई नेट बराबर 4 साइन ओमेगा टी प्लस π/3, ये आंसर है। ये परिणामी तरंग बन गई, क्लियर है क्या। तो परिणामी तरंग बनानी है दो तरंगों से, तो आपको टेन शाई निकालना भी आना चाहिए और ए परिणामी निकालना भी आना चाहिए। ए परिणामी तो बच्चों को याद होता है, ये टेन शाई का भी ध्यान रखना बेटा, ये वेक्टर वाले सदिशों वाले ही सूत्र है ये सब। तो सर कोई समस्या नहीं, हम बना लेंगे सर। तो सर क्वेश्चन करने से हमारी चीजें क्लियर हुई सर, बिल्कुल बेटा क्वेश्चन से ही क्लियर होती है, मैं तो यही कह रहा हूं तुम्हारे को। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13, कितने हो गए, ये 12 होगा ना, 13वां क्वेश्चन देख, एग्जाम्पल 13 देख बेटा, ये फिर बेहतरीन। यदि किसी बिंदु P पर अध्यारोपित होने वाली तरंग को समीकरण y1 बराबर 3 साइन ओमेगा टी व y2 बराबर 4 साइन ओमेगा टी प्लस 5 है ना, 3 साइन ओमेगा टी, ये द्वारा दिया जाता है, तो P पर आई मैक्सिमम बटा आई मिनिमम का अनुपात क्या होगा, ये बताना है ना। अब ये जो बातें मैं पहले बोल रहा था वो अब समीकरणों में लिख दी, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोल दो आई मैक्सिमम बटा आई मिनिमम, मैंने तेरे को तरीका फाई बदलता रहेगा तो पूरे पर्दे पर तीव्रता बदलती रहेगी, तो मैं यहां से बोल दूं के ए मैक्सिमम
का स्क्वायर बटा के ए मिनिमम का स्क्वायर, याद है? और आयाम बहुत आसान, तो मैं बोल दूं इसका ये आ जाएगा a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, बोलो। और ये आ जाएगा बेटा 3 प्लस 4, आयाम 7 दिख रहे हैं, और ये 3 माइनस 4, वो एक ही बात है, किसी को भी पहले लिख दो। तो ये आ जाएगा बेटा 7 बटा 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा बेटा 49:1, 49:1, खत्म। तो ये 49:1। क्लियर है क्या बेटा? तो हम तरंग देख के सारी बातें कर लेंगे। ये एग्जाम्पल दे रहा, आगे आ जाओ। तो सर ये सारी बातें समझ में आ गई, तो सर तीव्रता के सूत्र भाई याद हो गया हमारे को, कोई समस्या हम आपको नहीं आने देंगे, हम 100% क्वेश्चन कर आएंगे अब एग्जाम में, आप सर विश्वास रखो। ठीक साहब, अब अपने को देखना है, ये तो हो गई ये बातें। अब अपन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। ये तो हो गया तीव्रता और इसकी बातें, है ना, कलांतर पथांतर में संबंध भी हो गया। अब यंग द्विस्लिट प्रयोग, है ना। अब अपन YDAC का थोड़ा सा रूपरेखा तय कर लेते हैं ना। YDAC प्रयोग, YDAC प्रयोग देखो बेटा, बिल्कुल बेसिक से अपन बात करते हैं। YDAC प्रयोग में क्या है बेटा, यंग एक के 2 स्रोत बनाए गए, 2 स्लिट बना के, जैसे स्रोत है प्रकाश स्रोत, एक बिंदु स्रोत रख दिया। अब यहां से तरंगे निकलेगी या तरंगाग्र निकलेगा, तो मैंने बराबर दूरियों पे, YDAC का स्टैंडर्ड प्रयोग यही था, ये बिल्कुल समान दूरियों पे 2 होल कर दिए, पिन होल। कई जने बोलते हैं पिन होल, कई स्लिट लेते हैं, मैं आगे क्लियर करूंगा ये सारी बातें। तो यहां से 2 S1 और S2, है ना, 2 पिन होल बना दिए, स्लिट बना दी, ठीक है सर, है ना। अब आगे क्या करा बेटा, एक पर्दा रख दिया जहां पर मैं ये व्यतिकरण प्रारूप देखूंगा, है ना। भैया आपने को जो कर रहे हैं वो देखना भी तो पड़ेगा। अच्छा, और दिखाई दे इसके लिए मैं यहाँ पे दृश्य प्रकाश लेता हूं, ज्यादातर लाल रंग लेते हैं। सर क्यों लेते हैं बताऊंगा। लाल में फ्रिंज चौड़ाई थोड़ी ज्यादा मिलती है, क्योंकि फ्रिंज वैसे ही फ्रिंज चौड़ाई का मान माइक्रोमीटर mm में होता है, मिलीमीटर में, तो यूं ही नजर नहीं आती है। तो अपन क्या करते हैं, लाल लेते हैं ताकि थोड़ा सा लैम्डा बढ़ने से फ्रिंज चौड़ाई बढ़े। सर ऐसा कैसे पता पड़ा आपको? अभी पता तुम्हें भी पड़ेगा। ये पर्दे का केंद्र हो गया O, है ना, ये O बिल्कुल दोनों से समान दूरी पे। क्या मैं बोल दूं यहां से जो निकलेगी तरंगे वो प्रारंभिक कला समान होगी, प्रारंभिक कलांतर फिक्स होगा, सॉरी। तो मैं बोल दूं जो भी तरंग निकली उनका प्रारंभिक कलांतर फिक्स होगा, डेल फाई इनिशियल फिक्स, है ना, और ओमेगा सेम होगा, क्योंकि एक ही स्रोत से, तो एक स्रोत की आवृत्ति फिक्स होती है, वो सभी तरंगे जो भी उत्पन्न करेगा समान आवृत्ति की करेगा। तो मैं बोल दूं इनकी आवृत्तियां समान है, तो कला संबद्ध स्रोत मिल गए ये दोनों। अब देखो ये पथ और ये पथ बराबर है, तो प्रारंभिक कलांतर 0 आया। अच्छा, ये यहां पे भी 7 पहुंचेगी, अरे बोलो। तो मैं बोल दूं ये यहां पे भी 7 पहुंचेगी, तो ये कलांतर पूरा लास्ट तक 0 है। तो बोल दूं यहां पे डेल फाई 0 आ गया, पथांतर कलांतर 0। तो बोल दूं आई मैक्सिमम मिलेगा, तो यहां पर अधिकतम तीव्रता, तो यहां चमकीली फ्रिंज बनेगी, चमकीली चमकीली, ठीक है। अच्छा, फिर मैं जैसे जैसे ऊपर जाऊंगा तो बोल दूं पथांतर बढ़ते 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 कहीं लैम्डा हो जाएगा, अरे बोलो। तो यहां 0 पथांतर, है ना, ये यहां डेल एक्स बराबर लैम्डा, फिर से चमकीली। फिर ऊपर जाऊंगा तो कहीं पे पथांतर बढ़ते बढ़ते डेल एक्स बराबर 2 लैम्डा हो जाएगा, फिर से चमकीली। तो बोल दूं जैसे जैसे ऊपर जाऊंगा लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, इस प्रकार से चमकीली फ्रिंजें प्राप्त होती जाएगी। ऐसे ही नीचे जाऊंगा तो डेल एक्स बराबर लैम्डा, 2 लैम्डा, है ना। तो मैं बोल दूं ऊपर नीचे दोनों तरफ चमकीली फ्रिंजें प्राप्त होगी, तो पूरी स्क्रीन पे चमकीली, बीच में कहीं काली भी प्राप्त होगी। ये जहां पे पथांतर कितना हो जाए, ये ब्लैक कितना, लैम्डा बाई 2, डेल एक्स बराबर लैम्डा बाई 2। तो बोल दूं काली फ्रिंज, अरे बोलो। फिर ये सर आप कंफर्म कैसे बोल सकते हो काली होगी, ये है तीव्रता कम हो जाएगी पर 0 हो जाएगी, क्योंकि मैं यहां पे समान होल करता हूं, दोनों तीव्रता है। हम YDAC के स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट में I नोट लेते हैं। जब तक अगला सिर्फ ये लिख देना यंग द्विस्लिट प्रयोग, तो आपको तीव्रता समान लेनी है। अगला अगर अलग अलग देवे तो लेना, जब आप YDAC लिख दे सिर्फ तो तीव्रता समान लेके काम करना, ये। अच्छा, अब देखो बेटा, अच्छा एक बात और पीछे में बताऊंगा, थोड़ा सा पीछे आएंगे वापस। जो तीव्रता का सूत्र निकला था अपना, उसमें ये देख, ये पहले पेज में मैंने लिखा था ना तीव्रता, यदि दोनों तीव्रताएं समान हो, सुनना यहां पे एक स्पेशल, यदि दोनों तीव्रताएं समान हो, यदि I1 बराबर I2 बराबर I नोट, है ना, क्योंकि ये YDAC में काम आएगा हो, तो ये सूत्र क्या बन जाता, देख I नेट बराबर, मैं बोल दूं I नोट प्लस I नोट, तो यहां आ जाएगा 2 I नोट प्लस ये रूट I नोट, फिर से 2 I नोट कोस फाई,
यहां से मैं 2i0 कॉमन ले लूंगा, तो ये अंदर बन जाएगा 1 प्लस कोस फाई। और याद है 1 प्लस कोस फाई का सूत्र क्या होता है? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट बना जो YDAC में काम आएगा। तो वहां YDAC आया तो मुझे याद है आई नेट बराबर, देख तो यहां इसको लिख दो 2 कोस स्क्वायर फाई बाई 2, तो ये आ जाएगा 4i0 कोस स्क्वायर फाई बाई 2। ये तो यहां से आई नेट बराबर आ जाएगा आई मैक्सिमम कोस स्क्वायर फाइव बाई 2। ये आई मैक्सिमम कोस स्क्वायर, ये अधिकतम तीव्रता कोस स्क्वायर फाइव बाई 2, ये होता है सूत्र। तो किसी भी जगह पर परिणामी तीव्रता जो होती है वो अधिकतम तीव्रता जो भी हो सकती थी उसका कोस स्क्वायर फाइव बाई 2 होता है, जब फाई कालांतर होता है। ये YDAC में काम आएगा, याद ध्यान रखना बेटा, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। यहाँ आई मैक्सिमम क्यों लिखा सर? 4i0 ही लिख देते, नहीं, कई बार वो क्या करता है अधिकतम तीव्रता को i0 बोल देता है। तो जो स्रोत है उनकी तीव्रता i0 बाई 4 i0 बाई 4 होगी। अगर अधिकतम तीव्रता 4i0 होगी, i0 होगी किसी बिंदु पर, तो इंडिविजुअल स्रोत की i0 बाई 4 i0 बाई 4 होगी। तो दो बातें, स्रोत की तीव्रता अगर i0 है तो अधिकतम 4i0, अगर अधिकतम 4i0 है तो स्रोतों की i0 बाई 4 i0 बाई 4 गुने का संबंध होता है। कितने का संबंध होता है बेटा? 4 गुने का। ये बात ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सर समझ में आ गई? तो देखो चमकीली, काली, चमकीली, दो क्रमागत चमकीली। अब सुनना, ए इधर देख, कुछ टर्मोलॉजी समझा रहा हूं बेटा। जहां पथांतर शून्य होता है, सुनना, मैं बोल दूं ये केंद्र पर चमकीली बनी, इसको केंद्रीय चमकीली बोलते हैं, बोलो। तो ये फ्रिंज क्या है? केंद्रीय चमकीली। केंद्रीय चमकीली क्या है? ये केंद्रीय चमकीली। ब्रैकेट में लिख दो सेंट्रल मैक्सिमा CM, केंद्रीय चमकीली। क्या मैं लिख दूं? केंद्र पर बनने वाली चमकीली, केंद्र पर बनने वाली चमकीली फ्रिंज को केंद्रीय चमकीली कहते हैं। केंद्रीय चमकीली कहते हैं, केंद्रीय चमकीली कहते हैं। कैसा होता है? नहीं, ये कॉमन मिस्टेक है जो बच्चा करता है कि केंद्र पे बनने वाली चमकीली को केंद्रीय चमकीली कहते हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता, इसमें खूब क्वेश्चन पूछते हैं बेटा। तो सर फिर क्या होता है? इधर देख, आगे एक डेफिनेशन लिखा रहा हूं। केंद्रीय चमकीली, ए केंद्रीय चमकीली, केंद्रीय चमकीली, सेंट्रल मैक्सिमा, जिस फ्रिंज पर, जिस चमकीली फ्रिंज पर, चमकीली तो खूब बन जाएगी, जिस चमकीली फ्रिंज पर डेल एक्स बराबर शून्य होता है, पथांतर शून्य होता है, उसे चमकीली, उसे केंद्रीय चमकीली, उसे केंद्रीय चमकीली, केंद्रीय चमकीली, केंद्रीय चमकीली या केंद्रीय उच्चिष्ट, केंद्रीय चमकीली या केंद्रीय उच्चिष्ट कहते हैं। वाली फ्रिंज कहते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रिंज कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, उसे केंद्रीय चमकीली वाली फ्रिंज कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सर क्यों बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इसलिए है क्योंकि मैं जब व्हाइट लाइट गिराऊंगा तो जहां पथांतर 0 आएगा वहां सबकी चमकीली बनेगी और वहां व्हाइट लाइट मिलेगी। बाकी कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा पूरी स्क्रीन पर जहां व्हाइट लाइट मिलेगी। तो केंद्रीय चमकीला या सेंट्रल मैक्सिमा वो बिंदु होता है जहां पर सबका पथांतर 0 होता है, तो हर कलर की चमकीली मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये तो मैं बोल दूं यहां पर केंद्रीय चमकीली केंद्र पर ही है, यहां पर केंद्रीय चमकीली यही है। क्यों? तो मैं बोल दूं यही सेंट्रल मैक्सिमा है। बेटा ये परिभाषा गलत थी, ये तो यहाँ ये सेंट्रल मैक्सिमा भी है। क्यों है? क्योंकि पथांतर 0 है। कारण ये नहीं केंद्र पर बनी, पथांतर 0 है। कई बार केंद्रीय चमकीली ऊपर भी बन सकती है, जरूरी नहीं हमेशा केंद्र पर ही बने, जरूरी नहीं हमेशा केंद्र पर ही बने, ऊपर भी बन सकती है। अच्छा है केंद्रीय चमकीली। जहां पथांतर लैम्डा होता है उसको बोलते हैं प्रथम कोटि की चमकीली, है ना। इसको क्या बोलेंगे बेटा? प्रथम कोटि चमकीली, प्रथम चमकीली, प्रथम कोटि की चमकीली, है ना, ब्राइट। ये द्वितीय कोटि, ये प्रथम कोटि की, ये द्वितीय कोटि। यहां वाइट से ही लिख रहा हूं। फर्स्ट चमकीली, यू बोलो फर्स्ट ब्राइट, फर्स्ट चमकीली, है ना, कोटि वही चमकीली। ये सेकेंड ब्राइट, सेकेंड चमकीली, ठीक है। ऐसे थर्ड चमकीली। तो मैं बोल दूं अगर आपको चौथी चमकीली चाहिए तो वहां पथांतर 4 लैम्डा होगा, तो मैं बोल दूं NH चमकीली, इधर देख, ठीक है, शून्य होता है।
एनवी कोटि की चमकीली पर, एनवी कोटि की चमकीली पर पथांतर, ए बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, पथांतर डेल एक्स बराबर एन लेमडा, ए पहली तो 1 दूसरी तो 2, वह कलांतर, बोलो कलांतर कितना होगा, हर लेमडा 2 पाई देता है, कलांतर डेल फाई बराबर 2n पाई, ध्यान रखना कलांतर होता है 2n पाई और पथांतर होता है n लेमडा, ये क्लियर है क्या। अच्छा अब आ जाओ, एनवी काली, एनवी कोटि की काली, कोटि की डार्क काली है ना, वाइट एसिड काली पर पथांतर, अब देखो 2n+1 लू या 2n-1, डेल एक्स बराबर 2n-1 लेऊंगा, अभी देखते क्या लेंगे, तभी तो n बराबर 1 पर λ/2 आएगा, कई बच्चे 2n+1 λ/2 लिख देते हैं, अब n बराबर 1 पर 3 λ/2 आ रहा है, जबकि पहली काली किसको बोलूंगा मैं, जो केंद्रीय से जस्ट ऊपर वाली काली, जो सबसे केंद्र के सबसे पहले आए, तो पहली काली पर λ/2 आना चाहिए, तो 2n+1 लिखना है या -1, ये बहुत ध्यान से लो, तो 2n-1 λ/2, ठीक है। वह कलांतर, बोलो इस पर कलांतर, वह कलांतर डेल फाई बराबर, बोलो ये पाई होता है तो बोल दो 2n-1 पाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, खूब क्वेश्चन आते हैं इन पे। अरे क्लियर है क्या, तो ये मैंने एक टर्मोलॉजी क्लियर करी अपने कि वाईडीएसी में, वाईडीएसी प्रयोग में एनवी चमकीली और एनवी काली का क्या मतलब है, ठीक है। अच्छा, दो क्रमागत चमकीली व काली के बीच में जो अंतर होता है इसको फ्रिंज चौड़ाई बोलते हैं, ये दो क्रमागत चमकीली व काली, ये फ्रिंज चौड़ाई है, ये देखो ये दो क्रमागत चमकीली, अभी लिखेंगे इसको, अभी निकालेंगे भी सही, लिखेंगे भी सही, ये कोई भी ले लो दो क्रमागत, ये ले लो, काली के बीच का अंतर ले लो, ये तो आगे देखो, फ्रिंज चौड़ाई है ना, इसकी परिभाषा बाद में लिख लेंगे, दो क्रमागत या दो क्रमागत चमकीली या क्रमागत काली के बीच की जो दूरी होती है इसको फ्रिंज चौड़ाई बीटा बोलते हैं, ये बीटा है, तो डायग्राम में तभी लिख लेते हैं, अभी परिभाषा अपन जब निकालेंगे ना तभी लिखेंगे, ये बीटा कोई भी ले लो आप, ये बीटा, क्रमागत चमकीली काली किसी के बीच की दूरी, ठीक है। चलो इसके आगे अपन बात करेंगे अगले टर्न पे, है ना, ये अपन हटा देते हैं, यहां से बात करेंगे, यहां से जो यहां से करनी है वो छोड़ देता हूं मैं, तो शुरू की 12 हटा देता हूं, तो ये समझ में आ गया बेटा अपने को, बोलो। तो अपन ने ये कितने क्वेश्चन कर लिए, 12 क्वेश्चन कर लिए, है ना, 12 क्वेश्चनों से सारे कंसेप्ट, 13 क्वेश्चनों से सारे कंसेप्ट क्लियर कर लिए। अब ये वाईडीएसी से अपन बात करेंगे, ठीक है बेटा, तो वाईडीएसी से अपन आगे पढ़ाई करेंगे।